और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। लोक प्रशासन विभाग का ये जो है 6 नंबर चैप्टर है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम बोलते हैं कैग, CAG। कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले सबसे पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता क्या है, इसका संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो देखिए आप संविधान के 190, 149 से लेके 151 तक इसका इस अनुच्छेद का वर्णन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 149 से लेकर 151 तक इसका वर्णन किया गया है। यानी जो हमारे संविधान के अंदर जितने अनुच्छेद है, जितनी धाराएं हैं, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर 149 है, 149 से लेके 151 तक है, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद के बारे में जो है वो वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम इस पद के बारे में वर्णन करते हैं। 149 जो हमारा अनुच्छेद है, इसके अंदर जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं 150 की। 150 के अंदर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जो है शक्तियों के बारे में बताया गया है। उसके बाद है 151। इसके अंदर जो है महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अंदर जो है वो सबसे पहले जो है जो राष्ट्रपति की जो रिपोर्ट देता है उसके बारे में बताया गया है। यानी यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई, यहां 48 कर देते हैं, सॉरी यहां 48 आएगा, 148, 149 और 150 और यहां आ जाएगा 151। 151 के अंदर भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों का वर्णन है। इसके अंदर क्या गया है, जो एक्चुअली में रिपोर्ट होती है, भारत सरकार जो रिपोर्ट बनाती है इनकम और खर्चे के बारे में, उन रिपोर्टों के बारे में वर्णन है वो 151 के अंदर किया गया है। ये होता है हमारा केग, जिसको बोलते हैं हम नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं इस पद के बारे में। जैसे हमने ये पढ़ा है संविधान के अनुच्छेद 148, 149, 150 और 151 इन जो है के अंदर जो है शक्तियों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम इसके पद की बात करते हैं। जो हमारा जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, उसका जो पद होता है, उस पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं और कौन जो निर्धारित करता है। सबसे पहले पद की बात करते हैं। पद जो है वो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद के ऊपर किसको वह स्थान देता है। जैसे राष्ट्रपति हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है, वो इस पद के ऊपर किस व्यक्ति को जो उचित स्थान देता है, वो इसके बारे में इस संविधान के अनुच्छेद 148 के अंदर इस पद का वर्णन भी किया, मैंने बताया भी था आपको, इसके अंदर इसका वर्णन है। अब तो ये हमारा पद है, दूसरे नंबर पे आता है इसका जो कार्यकाल है। कार्यकाल जो होता है इसका 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का होता है वो होता है 6 वर्ष का। 6 वर्ष या फिर हम कह सकते हैं 65 वर्ष। 65 वर्ष का मीनिंग यहां मतलब उसकी एज 65 वर्ष तक तब तक नहीं हो जाती, तब तक उसको इस पद पर बने रहना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी की एज 59 है, ठीक है, उसको इस पद के ऊपर जो है उचित स्थान दे दिया, उसके बाद 6 प्लस जोड़ दो 65 हो गया, ठीक है, ये इसके 6 साल पूरे हो गए। अगर मान लो किसी की उम्र 60 है और उसमें अगर 6 जोड़ देंगे तो वो तो 66 हो जाएगा, नहीं, उसकी उम्र 65 हो जाएगी ना, जब उसकी उम्र 6 प्लस 5 65 हो गए। इसका मतलब क्या है कि 65 वर्ष की आयु पूरे होना चाहिए, यानी सिर्फ 65 वर्ष की आयु या फिर 6 वर्ष। अपने कार्यकाल के ऊपर वो 6 वर्ष तक कार्य करेगा कार्यकाल के दौरान, या फिर उसकी उम्र तब तक 65 वर्ष नहीं हो जाती। इसका मतलब क्या है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष।
अब हम बात करते हैं इस पद के बारे में। जैसे हमने पहले इसके पद जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब हम प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करेंगे, भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो है कौन है पद अधिकारी, तो इसका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक के पदाधिकारी है। सबसे इनसे पहले जो पूर्व अधिकारी थे वो थे राजीव महर्षि। राजीव महर्षि इससे पहले थे। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त 2020 को शपथ ली थी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद की। यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद की जो शपथ है वो 8 अगस्त 2020 को इनको राष्ट्रपति ने दिलवाई थी। और राजीव महर्षि से पहले रह चुके। राजीव महर्षि ने 2017 के अंदर ये पदभार संभाला था। 2017 के अंदर गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो गुजरात के अंदर जब नरेंद्र मोदी सीएम रहे थे तो उस समय के दौरान गिरीश चंद्र मुर्मू के सचिव भी रह चुके हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो 1985 का जो आईएएस का जो बैच था 1985 के अंदर आईएएस उस बैच के जो रह चुके हैं वो अधिकारी 1985 के अंदर। तो प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू वो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पदाधिकारी है। अब हम बात करते हैं संविधान के अंदर इसकी शक्तियां हमारे पास जैसे पद आगे शक्तियां आगे है, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। अब हम बात करते हैं ये पद क्यों बनाया गया था। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो पद है इसकी जरूरत में क्यों पड़ी। जैसे सबसे पहले जब संसद संविधान जब बनाया गया था तो शक्तियां बांट दी गई थी। शक्तियां बांटी गई थी तो उसके बाद संसद के अंदर 2 सदन बनाए गए थे। एक तो था लोकसभा, पहले नंबर पे ही आता है। दूसरा कौन सा आता है सदन राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो दूसरा सदन होता है। लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के 2 सदन होते हैं। लोकसभा है वो आप सभी को पता ही है, केंद्र स्तर के ऊपर देश का प्रतिनिधित्व करती है। और राज्यसभा वो राज्य स्तर के ऊपर देश जो राज्य स्तर के ऊपर जो है राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। तो जब ये संविधान बनाया गया तो लोकसभा राज्यसभा के अंदर शक्तियां बांट दी गई। ठीक है। अब जैसे सरकार अपना कार्य करती है, सरकार अकेले कुछ नहीं करती है। सरकार को कार्य करने के लिए नीचे कुछ जो है वो सदन बनाए गए। सदन के बाद कुछ शक्तियां बांटी गई, मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। इसी के मद्देनजर भारत की जो एक मुख्य है जिसको बोलते हैं कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब होता है हमारी सरकार वो कार्य करती है। और कार्यपालिका के अंदर आता है स्थायी कार्यपालिका जिसको बोलते हैं स्थायी। स्थायी कार्यपालिका का मतलब होता है अफसरशाही, नौकरशाही, लाल फिताशाही। यानी कहने मतलब जो हमारे अधिकारी होते हैं सरकारी अधिकारी उनको कार्यपालिका के अंदर ये ग्रुप आता है। ठीक है। तो स्थायी कार्यपालिका जो होती है ये अपने पद पर बने रहते हैं। जो हमारी एक बहुल कार्यपालिका है, एकल कार्यपालिका है, चाहे कोई भी अन्य प्रकार की कार्यपालिका हो वो तो एक समय सीमा के बाद है उनकी अवधि समाप्त हो जाती है। लेकिन स्थायी कार्यपालिका अपने निश्चित समय तक जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए भारत सरकार जो है देश को चलाने के लिए हमें सबसे पहले जिस प्रकार की गाड़ी होती है उसको चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, डीजल की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार देश को चलाने के लिए एक ईंधन की जरूरत पड़ती है जिसको हम धन बोलते हैं। चाहे उसको धन कह लो चाहे कह लो पैसा। ये जो धन है ये जो भारत सरकार के अंडर में होता है ये धन जो है हमारा आम पब्लिक का धन होता है। ये जनता का जो पैसा है वो किस रूप में कहाँ लग रहा है, उस पैसे का कहाँ उपयोग हो रहा है, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पैसे को हमें कहाँ लगाना है, किस रूप में खर्च करना है, संसद के अंदर उस पैसे को कैसे पास करवाया जाए, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर उन पैसों का किस प्रकार वर्णन हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पद की जो है महिमा जो है सबसे पहले जागृत हुई थी। तो यानी ये पद बनाया गया था नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। इस पद की में तभी आवश्यकता होगी।